अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्रेड 12 की फ़िज़िक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हुए हमारी गुफ्तगू आ चुकी है लेज़र तक। अपनी प्रीवियस डिस्कशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि स्टिमुलेटेड एमिशन खुद से अचीवेबल नहीं है। स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने के लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन करनी पड़ती है। तो आज हम समझने वाले हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कैसे किया जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली लेजर काम कैसे करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी तखीर के चलिए चलते हैं मेरे साथ लाइट बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी बात से आगे बात निकलेगी। जरा ये गुफ्तगू तो आप पहले देख चुके हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन भी देख चुके हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन को जरा रिकॉल कर लें फिर से। स्टिमुलेटेड एमिशन में एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होना चाहता है। अगर खुद ब खुद हो जाए तो स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाएगी। स्पॉन्टेनियस एमिशन में निकलने वाली एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि वो एक रैंडम डायरेक्शन में एमिट हो जाएगी। अगर डियर स्टूडेंट्स आप इसे खुद से डी एक्साइट होने से पहले ही एक फोटोन मारकर डी एक्साइट करवा दें, याद रहे कि ये फोटोन उन्हीं दोनों शेल्स की एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। तो इस सूरत में इसके डी एक्साइट होने से जो निकलने वाला एक्स्ट्रा फोटोन होगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपने फोटोन बम्बार्ड किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अचीव कर ली। अब दो फोटॉन्स जाएंगे, अगले इस इलेक्ट्रॉन को टकराएंगे, इसके डी एक्साइट होने से एक और फोटॉन निकलेगा। तो तीनों फोटॉन एक ही डायरेक्शन में। आपने क्या कौन सी यूनिडायरेक्शनल के साथ साथ मोनोक्रोमेटिक के साथ साथ इंटेंस बीम ऑफ लाइट भी अचीव कर ली। एक तीनों फोटॉन्स मिलकर जब अगले इलेक्ट्रॉन को जाकर टकराएंगे, उस इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करवाने से एक और फोटोन इनकी आर्मी में शामिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे आगे जाते जाएंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन होती चली जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपको मेरी पुरानी गुफ्तगू याद है, पुरानी डिस्कशन, पुरानी क्लास याद है, तो उसमें मैंने कहा था कि ये इतना आसान नहीं है। ये सब कुछ करने के लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की मदद लेनी पड़ती है। स्टिमुलेटेड एमिशन खुद ब खुद एक सिंपल स्टेप में करनी नामुमकिन है। यानी स्टिमुलेटेड एमिशन पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर नहीं की जा सकती। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है डियर स्टूडेंट्स? पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझने से पहले ये सारी गुफ्तगू को एक ग्राफ के एतबार से समझ लें। आपको याद होगा पिछली क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैं ये बात कह रहा था कि अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है तो एटम का वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अमीर है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे के पूरे एटम के पास एनर्जी ज़्यादा है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एटम एक्साइटेड है। तो ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना पड़ जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटम्स और एनर्जीज के दरमियान, तो किस तरह का बनेगा? फिर से एक नई चीज आ गई, घबराना बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं वाई एक्सेस पर एनर्जीज ले रहा हूँ और एक्स एक्सेस पर मैं कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लो एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राउंड स्टेट में इस वक्त एटम्स की तादाद ज़्यादा है मेरे पास, यानी कि किसी भी गैस में, किसी भी सब्सटेंस में जिससे मैं लेज़र बनाना चाह रहा हूँ, सारे के सारे या मेजॉरिटी ऑफ एटम्स इस वक्त ग्राउंड स्टेट में या लो एनर्जी स्टेट पर मुश्तमिल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उन एटम्स को चलिए यहां पर ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। ये तो 3 है, 4, 5, बहुत सारे, या यूं समझ लीजिए कि सारे के सारे एटम्स इस वक्त लो एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट पर होंगे। इसे E1 कह देते हैं। आप इसे लेकर जाना चाहते हैं हाई एनर्जी स्टेट में, आप इन्हें एक्साइट करवाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कितना आसान हो जो आप समझ रहे हैं, अगर उस तरह से पॉसिबल हो जाए कि इन्हें एक्साइट करवाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए जिसकी एनर्जी E2 है,
मैं इन पर फोटॉन्स फेंकने शुरू कर दूं। हो सकता है कि आपके माइंड में ये चल रहा हो कि सर आप इन पर फोटॉन्स फेंकने शुरू करें, ये फोटॉन्स इकट्ठे जाएंगे इन सब पर और इकट्ठे ये तमाम के तमाम फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब दो चीजें हैं जो मुझे आपको क्लियर अप करनी है, मेरे साथ रहिएगा जरा। सो ऑल दीज एटम्स आर राइट नाउ इन द ग्राउंड स्टेट। मुझे इन तमाम एटम्स को इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना है। मैं चाहता हूं इन तमाम एटम्स को इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट पर ले जाऊं। अगर मैं इन तमाम एटम्स को इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट पर ले जाने में कामयाब हो गया तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की तादाद बढ़ जाएगी, ग्राउंड स्टेट तकरीबन खाली हो जाएगी या बहुत कम एटम्स ग्राउंड स्टेट में रह जाएंगे। इस अमल को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी आबादी ही उलट गई। यानी कि शुरू में इस वक्त ग्राउंड स्टेट में एटम्स की तादाद ज्यादा है, यानी कि आसान अल्फाज में किसी भी सब्सटेंस में जितने एटम्स हैं उनमें से ज्यादातर एटम्स ऐसे हैं जिनके पास तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में। अगर मैं उन्हें एनर्जी दे दूं और उन्हें एनर्जी इस तरह से दूं कि तमाम के तमाम एक ही वक्त में मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं, सच दैट कि एटम्स की मिकदार ग्राउंड स्टेट पर कम और एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाए, तो हम इसे कहेंगे ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई। यानी कि मान लीजिए अब यहां से तमाम के तमाम एटम्स गायब होना शुरू हो गए हैं और यहां से एटम्स गायब होते हुए कहाँ जा रहे हैं? एटम्स के गायब होने का यहाँ से मतलब ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हाई एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हैं और नीचे सिर्फ एक या दो एटम्स बाकी रह गए। तो इस अमल को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि सर पॉपुलेशन इन्वर्जन तो बहुत सादा और सिंपल सा काम है, आप बस फोटॉन्स फेंकते जाएं, ये फोटॉन्स एब्जॉर्ब करते जाएंगे, फोटॉन्स एब्जॉर्ब करके ये हाई एनर्जी स्टेट पर जो है वो जंप करते जाएंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। बहुत खूबसूरत बात, गौर से जरा समझिएगा। जो ग्राउंड स्टेट है वो स्टेबल स्टेट है, वहां पर एटम स्टेबल है, वहां पर एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन दर हकीकत स्टेबल है। एक्साइटेड स्टेट इंतहाई अनस्टेबल है डियर स्टूडेंट्स। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ महज 10⁻⁻8 सेकंड्स तक रिजाइड कर सकता। आप अंदाजा कर सकते हैं कि तकरीबन नैनो सेकंड्स के करीब तर टाइम है। तो होगा क्या, जब आप फोटॉन्स इन एटम्स को दे रहे होंगे, ये एटम्स इकट्ठे फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। हो सकता है कोई पहले फोटोन एब्जॉर्ब कर ले, पहले एक्साइट हो जाए, कोई बाद में फोटोन एब्जॉर्ब करे, बाद में एक्साइट हो। जो बाद में फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहा होगा उतनी देर में हो सकता है पहले वाला वापस डी एक्साइट भी हो चुका हो। तो ये सारे का सारा खेल चलता रहेगा, कभी भी पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो पाएगी। डियर स्टूडेंट्स रुक जाइए जरा, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ तक की गुफ्तगू को जरा एक दफा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है और मैं चाहता हूं कि क्लियर करूं। मैंने आपको ये बता दिया कि लेजर प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्टिमुलेटेड एमिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टिमुलेटेड एमिशन में हमारे पास तमाम एक्साइटेड एटम्स हैं। उन एक्साइटेड एटम्स के खुद ब खुद डिके करने से पहले अगर आप उन्हें फोटोन दें तो जो एमिशन होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, यानी कि लेजर आ गई। गौर से सुनिएगा, अब इन तमाम एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में कैसे ले जाया जाए? इन तमाम एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने का नाम पॉपुलेशन इन्वर्जन है। शुरू में तमाम एटम्स लो एनर्जी स्टेट में, इन्हें एक्साइट करना पॉपुलेशन इन्वर्जन है। इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना सच दैट एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की तादाद ज्यादा हो और ग्राउंड स्टेट में एटम्स की तादाद कम हो। प्रॉब्लम ये है कि एक्साइटेड स्टेट में
एटम का रिजाइडिंग टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड है। यहाँ पर एटम बहुत कम टाइम ना होने के बराबर टाइम के लिए रिजाइड करेगा। जब आप इन्हें फोटोन देकर एक्साइट कर रहे होंगे तो ये सारा कुछ साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा होगा। एक एक्साइट करके चला गया, दूसरा लेट है। जब दूसरे ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइट हुआ, तो पहला वापस नीचे आ गया। तो कभी भी तमाम के तमाम एटम्स इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? प्रॉब्लम आ गई पॉपुलेशन इन्वर्जन की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पॉपुलेशन इन्वर्जन करना चाहते हैं तो अब गौर से सुनिएगा क्या करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी तमाम एटम्स को इकट्ठे एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। हम तमाम के तमाम एटम्स के साथ मिलके एक डील करेंगे। हम तमाम एटम्स को कहेंगे, देखो हम लेजर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। लेजर प्रोड्यूस करने के लिए आप सबको एक एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड की निस्बतन जो हाई एनर्जी पर हो वहां पर रुकना पड़ेगा। एक लम्हे के लिए सबको स्टॉप होना पड़ेगा, ताकि जब हम वहां पर इकट्ठे स्टॉप हों तो फिर की जाए स्टिमुलेटेड एमिशन, ताकि जो रेडिएशंस निकले वो एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल भी हो, मोनोक्रोमैटिक भी हो और इंटेंस भी हो सके। तो हाँ, आखिर हमारी ये बात एटम्स समझ गए, लेकिन कैसे? चलिए समझाता और सिखाता हूं। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि एक एटम में सिर्फ एक स्टेट नहीं होती, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं। इसी तरह से इस एटम में भी एक ग्राउंड स्टेट थी, एक एक्साइटेड स्टेट थी। तो सिर्फ एक या दो स्टेट्स नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स और भी हैं। चलिए समझते हैं। अब हमने क्या किया, हमने स्टडी किया जरा ज्यादा प्रिसीजन और डिटेल के साथ। हमने कहा कि इस एटम में दर हकीकत सिर्फ ये दो स्टेट्स नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट है और ये वो एक्साइटेड स्टेट है। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, इन दोनों के दरमियान एक स्टेट और भी है। चलिए इसे नाम देते हैं। ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा, नीचे आते जाएंगे एनर्जी लेवल कम होता चला जाएगा। तो ये लोएस्ट एनर्जी पर है, ये हाईएस्ट एनर्जी पर है। और जो जितनी ज्यादा हाई एनर्जी पे होती है वो उतनी ज्यादा अनस्टेबल होती है, और जो जितनी ज्यादा लो एनर्जी पे होती है वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। अब ये जो बीच वाली एनर्जी है, ये अनस्टेबल से, ये एक्साइटेड से तो कम एनर्जी पर है, लेकिन ग्राउंड से जरा ज्यादा एनर्जी पर है, तो इसका बिहेवियर दरमियाना होगा। इसीलिए इसे कहेंगे ये मेटास्टेबल स्टेट पर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इनकी एनर्जी के नाम रखते हैं। ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी E1, मेटास्टेबल स्टेट इससे ऊपर है E2 और एक्साइटेड स्टेट E3। अब याद रहे, ये वही एक्साइटेड स्टेट है जिसका जिक्र हम यहाँ पर एज E2 कर रहे थे। हमने ये देखा डियर स्टूडेंट्स कि अनस्टेबल स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में जो एक एटम है वो ज्यादा से ज्यादा 10⁻⁻8 सेकंड्स के लिए रिजाइड करेगा। इसके बाद डिके कर जाएगा, इससे ज्यादा देर यहां पर नहीं रह सकता। डिके से मुराद है डीएक्साइड कर जाएगा। लेकिन आप जानते हैं मुझे तो करवानी है पॉपुलेशन इन्वर्जन, मुझे तो किसी हाई एनर्जी स्टेट पे तमाम के तमाम एटम्स को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करूंगा तो ही तो स्टिमुलेटेड एमिशन कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लड़ाया, मैंने अपने दिमाग से काम लिया और मेटास्टेबल स्टेट का इस्तेमाल किया। अब जरा गौर से देखिएगा मैं करने क्या लगा हूं। इस वक्त पॉपुलेशन ज्यादा मौजूद है इन द ग्राउंड स्टेट। 1 2 3 4 5 एटम्स ग्राउंड स्टेट में मौजूद हैं।
मैंने इन पांचों के पांचों एटम्स को एनर्जी देनी शुरू की एक फोटोन की सूरत में, और जो फोटोन मैं इन पर फॉल करवा रहा हूं दैट इज इक्वल्स टू E3 माइनस E1। आपके ख्याल में ये एटम्स बारी बारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां जाएंगे? ये जाना शुरू होंगे E3 पे। ऐसे ही है, कोई पहले E3 पे पहुंच गया तो अब ये यहां से जा चुका है, तो मैं इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए कि यहां से जा चुका है एक एरो का साइन यहां पे डालना। फिर उसके बाद इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये E3 पर पहुंच गया। डियर स्टूडेंट्स, इतने में हो सकता है 10⁻⁻8 सेकंड्स गुजर चुके हों और ये जो एटम E3 में गया था ये डी एक्साइट होगा, ज़ाहिर है यही तो प्रॉब्लम थी यहाँ पर। हमने यही तो कहा था कि हम अगर एनर्जी देते जाएंगे कुछ पहले एक्साइट होके पहुंच जाएंगे, कुछ बाद में एक्साइट होके पहुंचेंगे। अब जब बाद में पहुंचने वाले E3 में पहुंचेंगे तो जो पहले वाले थे वो तो डी एक्साइट हो चुके होंगे, ऐसे ही है। तो डी एक्साइट तो होंगे ये पहले वाला आइटम भी डी एक्साइट होगा, लेकिन कहां पे? याद रखिएगा, कभी भी डी एक्साइटेशन डायरेक्टली फ्रॉम द हाईएस्ट स्टेट टू द लोएस्ट स्टेट नहीं होती। पॉसिबली, प्रोबेबली डी एक्साइटेशन आमतौर पर ज्यादा चांसेस हैं कि बाय स्टेप्स हो। जो इलेक्ट्रॉन E3 में है वो जरूरी नहीं, शर्त नहीं कि हमेशा E3 से E1 में जंप करके आएगा। मुमकिन है, चांसेस ज्यादा हैं कि E3 वाला एटम जंप करके पहले E2 में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी देर में ये दूसरा एटम E3 में पहुंचेगा ये पहले वाला एटम एक स्पॉन्टेनियस किसी भी डायरेक्शन में एमिशन करके आ जाएगा मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे एक एटम 10⁻³ सेकंड्स तक के लिए रिजाइड कर सकता है, यानी कि यहाँ का रिजाइडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अनस्टेबल। अभी ये यहाँ पे मज़े से बैठा होगा, यानी 10⁻³ सेकंड का टाइम नहीं गुजरा होगा कि अचानक ये भी यहाँ से डिके करेगा, किसी स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में एमिशन करके ये भी इधर मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएगा। इतनी देर में ये वाला जो ग्राउंड में था ये भी एक्साइटेड से होता हुआ मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएगा। हो सकता है ये वाला भी एक्साइटेड से होता हुआ इतनी देर में मेटास्टेबल स्टेट में आ जाए। तो अब देखिए हमारे पास ग्राउंड स्टेट में कितने एटम्स बाकी हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स हेयर इन ग्राउंड स्टेट इज 1, और यहां पर कितने एटम्स आ चुके हैं? नंबर ऑफ एटम्स हेयर इज 4। तो क्या आबादी पलट नहीं गई? आबादी इन्वर्ट नहीं हो गई? क्या हो गई है। इसे को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ग्राउंड स्टेट में सिर्फ फकत एक एटम रह गया, मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा एटम्स मौजूद हैं। तो अब क्या होगा? अब होगा स्टिमुलेटेड एमिशन का जादू। तो स्टिमुलेटेड एमिशन करने के लिए हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इस मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर एक फोटोन फॉल करवाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इस फोटोन की एनर्जी होगी E2 माइनस E1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये वाला एटम इस फोटोन के लगने से डी एक्साइट होगा, और एक ये वाला फोटोन और एक इसके डी एक्साइट होने से 2 फोटोन प्रोड्यूस हो जाएंगे। वो 2 फोटोन जाके अगले एटम को टकराएंगे, उसने भी डी एक्साइट होना है इस स्टिमुलेटेड एमिशन की मदद से। इसकी डी एक्साइटेशन से एक फोटोन और ऐड हो जाएगा, 3 फोटॉन्स, वो जाके अगले एटम को टकराएंगे, वो भी डिके करेगा 4 फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में,
और वो जाके अगले एटम को टकराएंगे, वो भी स्टिमुलेटेड एमिशन से डिके करेगा। तो अब देखिए 5 फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में हमने अचीव कर लिए। सो इन 5 फोटॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज है? ये पांचों फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में, सो दे आर यूनी डायरेक्शनल। ये पांचों के पांचों फोटॉन्स बिल्कुल एक जैसी एनर्जी रखते हैं। तो बिल्कुल एक जैसी एनर्जी का मतलब ये हुआ कि ये मोनोक्रोमैटिक भी हैं, यानी इनकी अगर एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ अब ये ढेर सारे फोटॉन्स इकट्ठे हो गए, पहले एक था, यानी कि ये अब इंटेंस बीम बन चुकी है और डियर स्टूडेंट्स इकट्ठी ट्रेवल करती हुई जा रही है, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो लिहाजा ये कोहेरेंट भी है। तो ये कोहेरेंट बीम बन चुकी है। तो आपने ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज इस लाइट में हासिल कर ली, तो आप लेजर अचीव कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से लेजर अचीव की जाती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस लेजर में मौजूद लाइट की एनर्जी क्या होगी, तो आपका जवाब होगा जो इन दोनों मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस है, वही इस लेजर लाइट की एनर्जी की वैल्यू होगी। अब डियर स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि असल में एक लेजर पैदा करने वाली मशीन में ये सब कुछ कैसे हो रहा होता, लेजर पैदा करने वाली मशीन ये सब कुछ कैसे कर रही होती है। तो चलिए इस पॉइंट को फिर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब लेजर पैदा करने वाली मशीन असल में एक सिलेंडर नुमा सेटअप होता है, एक ट्यूब होती है जो कि एक सिलेंडर की तरह की होती है डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम वो एटम्स या वो गैस फिल कर लेते हैं जिससे हमने लेजर को प्रोड्यूस करवाना। इसकी एक जानिब हम मिरर प्लेस कर देते हैं, इस तरफ मिरर है, इस तरफ पार्शियल सिल्वर्ड मिरर है। स्टूडेंट्स, पार्शियल सिल्वर्ड मिरर क्या करता है? मिरर तमाम लाइट की रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। पार्शियल सिल्वर्ड मिरर कुछ लाइट की रेस को रिफ्रैक्ट करता है, कुछ लाइट की रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके अंदर हमने एक गैस फिल कर दी जिसकी हम लेजर बनाना चाहते हैं। मैं उस गैस के अंदर एटम्स को एक ग्राफ की मदद से ही रिप्रेजेंट करूंगा। इस वक्त डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए ज्यादातर एटम्स मौजूद हैं ग्राउंड स्टेट पे, मैंने इन्हें एक्साइट किया अप टू द एनर्जी लेवल E3, मैंने E1 से इन्हें एनर्जी दी E3 तक। अब जाहिर है यहां पर तो ये 10⁻⁻8 सेकेंड्स के लिए रहेंगे, तो ये फौरन से डी एक्साइट होकर आ जाएंगे इस मेटास्टेबल स्टेट में जिसकी एनर्जी E2 है। तो देखते ही देखते डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस मेटास्टेबल स्टेट में एटम्स की तादाद बढ़ जाएगी। यहां पर हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी। तो ये देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव हो गई। E1 से हमने एक्साइट किया एटम्स को E3 में, E3 पे बहुत लेस रिजाइडिंग टाइम की वजह से एटम्स डी एक्साइट होके E2 पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। E2 पे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इन एटम्स का रिजाइडिंग टाइम 10⁻³ सेकेंड्स है। अब डियर स्टूडेंट्स ये एटम जो इस वक्त E2 पर मौजूद हैं तैयार बैठे हैं डी एक्साइट होने के लिए। अब इनकी डी एक्साइटेशन हम करेंगे हमेशा की तरह स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू। हम एक खास एनर्जी का फोटोन इस पहले एटम पर फॉल करवाएंगे। याद रहे एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू E2 - E1। जब इस एटम को
ये फोटोन मिलेगा, हिट करेगा, ये एटम डीएक्साइड हो जाएगा, इससे निकलेंगे 2 फोटॉन्स, इससे पैदा होगा 1 फोटोन और साथ ये मिलकर बन जाएंगे 2 फोटॉन्स। फिर ये 2 फोटॉन्स अगले एटम को जाके हिट करेंगे, उसकी डीएक्साइटेशन से भी 1 फोटॉन। तो आप देख सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे फोटॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने पार्शली सिल्वर्ड मिरर लगाया, इसका फायदा क्या है? अगर तो ये पार्शियल सिल्वर्ड मिरर ना होता, एक सिंपल ग्लास होता, तो ये फोटोन यहाँ से बाहर निकल जाते और सारे के सारे इस मेटास्टेबल के एटम्स डीएक्साइड कर जाते, ग्राउंड स्टेट में आ जाते। इन्हें फिर से एक्साइट करने के लिए शुरू से एनर्जी देनी पड़ती, शुरू से सारा प्रोसेस करना पड़ता। इन्हें E1 से E3 तक एक्साइट करना पड़ता, फिर E2 में आते और फिर लेजर प्रोड्यूस होती। हमने क्या किया, इस सारे काम से बचने के लिए इस मिरर को बना दिया पार्शियल सिल्वर्ड मिरर। इस पार्शियल सिल्वर्ड मिरर से होगा क्या, ये जो फोटॉन्स, ये जो लाइट की रेज हैं इस मिरर पर टकराएंगी, कुछ इसमें से पास कर जाएंगी डियर स्टूडेंट्स, और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। ये जो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, ये वापस डी एक्साइटेड एटम्स को एक्साइट कर देंगी। जब एक्साइटेड या मेटास्टेबल स्टेट में दोबारा एटम्स आ जाएंगे, ये इस तरफ जाके फोटॉन्स टकराएंगे, जो बचे होंगे इस तरफ है कंप्लीट मिरर, इसे टकराकर फिर रिफ्लेक्ट होंगे, और रिफ्लेक्ट होने पर एटम्स को टकराने पर ये फिर से स्टिमुलेटेड एमिशन करवा देंगे। इस तरह से हम जब तक चाहेंगे लेजर को अचीव कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब तक चाहेंगे लेजर प्रोड्यूस होती रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो था लेजर का हकीकी फंक्शन और वर्किंग का सारा मैकेनिज्म जो मैंने आपके सामने रखा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये तमाम टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आई हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। अगली बार जब भी आपसे मिलूंगा तो एक और एग्जाम्पल शेयर करूंगा आपके साथ रेड लेजर की। हीलियम नियॉन लेजर आखिर कैसे बनती है, रेड कलर की प्रोफेशनल लेजर कैसे बनाई जाती है, हीलियम और नियॉन 2 गैसेस क्यों फिल की जाती हैं, इस लेजर की एनर्जी आखिर कितनी होती है, इस लेजर को कहां कहां यूज किया जा सकता है, इन तमाम सवालात के जवाबात हम जानेंगे अपने आने वाले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।